आपका स्वागत है श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग टीचिंग ऑफ लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम की समझ। इससे पहले हमने क्या सीखा था? इससे पहले का जो टॉपिक था हमारा वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यानी अधिगम कर्ता की समझ। अब हम ये सीखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग ऑफ लर्निंग यानी कि हमें शिक्षण किस प्रकार देना है जो अधिगम अच्छा हो सके। यानी कि अगर शिक्षण अच्छा होगा तभी तो अधिगम अच्छा होगा। अच्छा, तो आपको पता है कि केवीएस की जो पेडागॉजी है वो 60 नंबर की आती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। केवीएस की जो पेडागॉजी है वो 60 नंबर की आती है, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन इसकी पेडागॉजी पर जैसी यूट्यूब पे हाय तौबा मची पड़ी है, जिस तरीके से लोग अपने चैनलों पे वीडियोस डाल के ये कह रहे हैं कि अगर हमसे पेडागॉजी ना पढ़ी तो आपके नंबर जो है केवीएस में आ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को बार बार कह रहा हूं कि पेडागॉजी वही है जो आप पढ़ चुके हैं। आप सीटेट में पढ़ चुके हैं, यूपीटेट में पढ़ चुके हैं, यानी कि सीटेट की जितनी भी पेडागॉजी आप पढ़ चुके हैं ये सारी पेडागॉजी वही है। आपको रिवीजन करना है लेकिन एक नए परिप्रेक्ष्य के साथ पढ़ना है। अच्छा, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडरशिप एक टॉपिक जोड़ा गया है केवीएस में। उस टॉपिक की वजह से लोग बता रहे हैं कि पूरी पेडागॉजी अलग है। नहीं, सिर्फ वो टॉपिक आपको पढ़ना है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीडरशिप, ठीक है। उस टॉपिक को छोड़ के आपको पूरी पेडागॉजी वही मिलेगी। अच्छा, तो जो शिक्षण होता है, ठीक है, यानी हम किस प्रकार से शिक्षण दे जिससे हमारा अधिगम यानी बच्चों का अधिगम अच्छा हो सके, ठीक है। तो यानी कि जब बच्चा जो होता है वो अपने घर में सीखता है, अपने दादा दादी से सीखता है, अब अपने भाई बहन से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। यानी कि उसमें यानी घर में जो है वो अनेक दृष्टिकोण पैदा होते हैं, यानी अनेक दृष्टिकोण विकसित होते हैं और बच्चों के मूल्यों को आकार देने में माँ की अहम भूमिका होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो प्रथम शिक्षिका होती है वो माँ होती है और पहली पाठशाला उसका घर होता है, ठीक है। तो शिक्षण देने के जो 3 सिद्धांतों के रूप में हम समझ सकते हैं, यानी कि व्यवहारवाद से, संज्ञानात्मकता से और रचनावाद से। ये 3 वाद अगर हम समझ में आ जाएंगे, यानी कि हमें शिक्षण किस प्रकार देना है और शिक्षण से अधिगम कितना अच्छा हो सकता है, ये हमको व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकतावाद और रचनावाद, इन 3 वादों से हमें सीखना है। तो व्यवहारवाद में जो योगदान करता थे, यानी कि जो परिप्रेक्ष्य था, जो संप्रदाय था, वो व्यवहारवाद था। और व्यवहारवाद में जो योगदान करता थे, ठीक है, वो कौन कौन थे? जॉन बी वाटसन, ठीक है, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और बंडूरा। इनका नाम था अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। पावलोव का सिद्धांत आपको पता है, पावलोव का सिद्धांत आपको पता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग काहे पे हुआ था? इनका प्रयोग कुत्ते पे हुआ था। इनका प्रयोग जो था वो कुत्ते पे इन्होंने किया था ना। इसका प्रयोग आप सभी को पता है, सीटेट का सारा सिलेबस है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। स्किनर का जो प्रयोग था वो काहे पे हुआ था? स्किनर का जो प्रयोग था वो चूहे पे हुआ था, और चूहे पे हुआ था, और काहे पे हुआ था? बिल्ली पे, बिल्ली पे, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। तो पावलोव का जो सिद्धांत था, व्यवहारवाद का जो सिद्धांत था, उसको हम लोग क्या कहते थे? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। तो स्किनर के सिद्धांत कौन कौन से हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत और कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने एक मंजूषा का निर्माण किया था, एक मंजूषा का निर्माण किया था जिसको स्किनर बॉक्स भी कहते हैं, ठीक। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो ये व्यवहारवाद पर आधारित थे। अब संज्ञानात्मकता में किन किन लोगों ने योगदान दिया था? संज्ञानात्मकवाद पर, यानी कि जो परिप्रेक्ष्य है वो संज्ञानात्मकतावाद या संज्ञानात्मकता, ठीक है। तो इसमें योगदानकर्ता कौन कौन थे?
चोम्स्की। भाषा विकास का सिद्धांत में चोम्स्की आपको सभी को पता है। ब्रूनर, रोजरसैंड, डेविड मेरिल, इन लोगों ने संज्ञानात्मकतावाद पर जोर दिया था, यानी योगदान दिया था, यानी कि चोम्स्की, ब्रूनर, रोजरसैंड और डेविड मेरिल। अब रचनावाद की बात करते हैं, यानी जो हमारा परिप्रेक्ष्य रचनावाद, इसमें जो योगदान करता है वो वाइगोस्की, जीन पियाजे और जॉन डेवी और ब्रूनर। अच्छा, जीन पियाजे से आप ये ना समझ लेना कि संज्ञानात्मकतावाद यानी उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और हम लोग परिप्रेक्ष्य यानी कि संप्रदाय की बात कर रहे हैं। ठीक है। मानववाद, मैस्लो, आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था ना, मैस्लो ने। कार्ल रोजर्स और मैल्कम नोल्स ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो शिक्षण होता है, वो शिक्षण का जो अर्थ होता है कि अध्यापक वर्ग द्वारा अपनाए गए व्यवसाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाने, कुछ विशेष ज्ञान, कौशल, रुचियां, अभिवृद्धि अर्जित कराना होता है। ठीक है। तो हमने बताया था कि जो शिक्षण है वो हम व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो व्यवहारवाद होता है वो उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं, यानी उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध के माध्यम से नए व्यवहार में परिवर्तन प्राप्त किया जाता है, वो व्यवहारवाद होता है। और संज्ञानात्मकवाद यानी सीखना सूचना के आंतरिक प्रसंचरण के माध्यम से होता है। और रचनावाद हम व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो रचनावाद होता है। अच्छा, तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण साधनों का वर्गीकरण करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक परंपरागत दृष्टिकोण, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल, और एक तकनीकी साधन यानी कि टेक्निकल एड्स के द्वारा कर सकते हैं। तो दो तरीके से किया जाता है, परंपरागत दृष्टिकोण और एक तकनीकी साधन दृष्टिकोण के द्वारा। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो होता है उसमें श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य दोनों, और क्रियात्मक साधन। तो जो श्रव्य साधन होता है उसमें फोनोग्राफ, श्रव्य साधन में फोनोग्राफ, रिकॉर्डर और रेडियो के द्वारा, रेडियो प्रसारण के द्वारा, ठीक है, श्रव्य साधन होते हैं। दृश्य साधन दो तरीके से हम देख सकते हैं दृश्य साधन को, एक प्रोजेक्टेबल और एक नॉन प्रोजेक्टेबल, यानी कि जो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी जो होते हैं उसमें मूक चलचित्र, जिन चलचित्रों में आवाज नहीं होती है, मूक चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि। अप्रक्षेपी यानी कि नॉन प्रोजेक्टेबल, यानी कि चाक बोर्ड, फ्लैट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पोस्टर, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब इत्यादि। और क्रियात्मक साधन, क्रियात्मक साधन में हम प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और भ्रमण करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम सीख सकते हैं। अब अगर तकनीकी साधन की बात की जाए तो इसमें सरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर सरल हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर और फिल्म स्ट्रिप, ये सरल हार्डवेयर में आता है। और हार्डवेयर की अगर बात करें तो रेडियो, रिकॉर्डर, प्लेयर इत्यादि। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में हम कोई एनिमेशन कर सकते हैं, यानी कि हम कार्टून बना के सिखा सकते हैं, 3D ग्राफिक एड्स दे सकते हैं। ठीक है। तो परंपरागत दृष्टिकोण और तकनीकी दृष्टिकोण, दो तरह से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। श्रव्य साधन में फोनोग्राफ, रिकॉर्डर, रेडियो इत्यादि। दृश्य साधन में एक प्रक्षेपी होता है, यानी प्रोजेक्टेबल, एक नॉन प्रोजेक्टेबल। तो जो प्रक्षेपी होता है उसमें मूक चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप, अप्रक्षेपी में चाक बोर्ड, फ्लैट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पोस्टर, मानचित्र, चार्ट एंड ग्लोब इत्यादि। और श्रव्य दृश्य यानी श्रव्य दृश्य दोनों साधनों में टीवी और कंप्यूटर आता है। और क्रियात्मक साधन में प्रयोग और भ्रमण। और तकनीकी साधन में सरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सरल हार्डवेयर में स्लाइडर, प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि। हार्डवेयर में रेडियो, रिकॉर्डर, प्लेयर इत्यादि। सॉफ्टवेयर में कार्टून, 3D ग्राफिक एड्स इत्यादि आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने समझ लिया। अब अधिगम की बात करते हैं। तो गार्डनर मर्फी ने कहा था कि सीखना या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
व्यवहार में होने वाली सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। यानी कि अधिगम में गार्डनर मर्फी ने क्या कहा था कि सीखना या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अच्छा, अधिगम संरचनाएं तथा शिक्षण युक्तियां। अधिगम संरचनाएं तथा शिक्षण युक्तियां, तो 5 तरह की जो होती है अधिगम संरचनाएं होती हैं, यानी कि संकेतिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, बहुविभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और प्रनियम अधिगम। तो हम संकेतिक एक एक करके समझते हैं और अच्छी तरह से कि संकेतिक अधिगम क्या होता है, यानी संकेतिक अधिगम संरचना क्या होती है। तो पहला संकेतिक संरचना, तो अधिगम संरचना की प्रकृति कैसी होती है कि संकेत या उद्दीपन के प्रति, संकेत यानी किसी संकेत या उद्दीपन के प्रति एक तरह की समान अनुक्रिया के द्वारा सीखना। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट अगर रेड कलर की हो जाए तो हम वहां पे रुक जाते हैं, एक संकेत आया रेड कलर का, हमने अपना वाहन वहां पे रोक दिया और जैसे ही वो ग्रीन होता है, वो बत्ती जो है वो ग्रीन होती है, तो वैसे ही हम अपना वाहन लेके चल देते हैं। अच्छा, इसी तरह अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियां कैसे होती हैं कि छात्र किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने को, यानी कि उनको हमने किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने को कहा, उसके बाद क्या हुआ कि गलत अनुक्रिया की तरफ ध्यान ना देना और सही अनुक्रिया की तरफ बराबर चलते रहना। तो क्या हो जाता है, जब तक हमको सही स्वामित्व प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हमारा अभ्यास जो है वो जारी रहता है, यानी सही स्वामित्व जब तक भी नहीं आ जाता है तब तक हमारा अभ्यास चलता रहता है। अब दूसरा श्रृंखला अधिगम, क्योंकि हमने बताया था कि 5 हम पढ़ेंगे ना, यानी संकेतिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, बहुविभेदीकरण अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और प्रनियम अधिगम। तो दूसरा श्रृंखला अधिनियम, इसमें क्या होता है कि अधिगम संरचना की प्रकृति कैसी होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि SR, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पांस संयोजन मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि किसी कविता को कंठस्थ याद करना, ठीक है, उसमें कई सारी लाइनें होती हैं, उनको हमको कंठस्थ याद करना। अब अपनाई जाने वाली इसमें शिक्षण युक्तियां कौन कौन सी होती हैं, यानी कि हमने छात्रों के सामने एक श्रृंखला उपस्थित कर दी, छात्रों के सामने एक श्रृंखला उपस्थित कर दी और आगे की ओर अग्रसर होने वाली श्रृंखला और पीछे की ओर खिसकने वाली श्रृंखला के बारे में ज्ञान दिया और श्रृंखला का अभ्यास करने का उनको एक अवसर भी प्रदान किया। बहुविभेदीकरण अधिगम, यानी कि जो हमारी तीसरी अधिगम संरचना है वो बहुविभेदीकरण अधिगम। अधिगम संरचना की प्रकृति कैसी होती है कि अलग अलग उद्दीपन के प्रति अलग अलग तरह की अनुक्रियाएं व्यक्त करना, ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह के उद्दीपन होंगे तो हम अलग अलग तरह की अनुक्रियाएं उनके प्रति व्यक्त करेंगे। जैसे कि बच्चा जो होता है सब्जियों और फलों में भेद करना सीख जाता है कि ये सब्जी है और ये फल है, ठीक है। अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियां कौन सी हैं कि उद्दीपनों में सम विषम यानी कि अलग अलग तरह के उद्दीपनों की पहचान करना, उनके प्रति अलग अलग तरह की अनुक्रिया देना, सम विषम के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना, सिंपल। अब जो है चौथा संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम में क्या होता है कि जो अधिगम संरचना की प्रकृति किस तरह की होती है कि एक तरह के उद्दीपनों को यानी एक तरह के उद्दीपन के प्रति एक तरह की ही अनुक्रिया देना, एक तरह के उद्दीपन के प्रति एक ही तरह की अनुक्रिया देना। जैसे कि किसी एक प्रकार के फल को हम बच्चा जो है सेब कह के ही पुकारेगा, यानी कि सेब की आकृति वो एक बार जान गया कि ये गोल गोल तरीके से होता है, तो जितनी भी इस तरह के फल होंगे, जैसे चाहे संतरा हो चाहे मौसमी हो, सबको सेब कह के ही पुकारेगा, ठीक है। यानी एक तरह के उद्दीपनों के प्रति एक तरह की अनुक्रिया व्यक्त करना। अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियां कौन कौन सी हैं कि एक नाम से ही संबोधित करना, एक नाम से ही संबोधित करना, सारे फलों को एक ही नाम से संबोधित करना। और जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता है, मान लो वो नाम नहीं दे पा रहा है, तो उनको उदाहरण समझाएगा,
जब किसी को नाम नहीं दे पाएगा तो उदाहरण से समझाएगा कि वो जो गोल गोल होता है वो अपनी मम्मी से मांगेगा या अपने पिता से मांगेगा कि वो जो गोल गोल होता है, जो गोल तरह का होता है, खाने वाला होता है, मीठा होता है, किसी तरह का उदाहरण देके ही प्रस्तुत करेगा। तो वो जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता है उन्हें वो उदाहरण देके पुकारेगा या बुलाएगा। अब पांचवा जो है प्राणियम अधिगम। तो प्राणियम अधिगम में अधिगम संरचना की जो प्राकृत होती है वो कैसी होती है? दो या दो से अधिक संप्रत्यय, दो या दो से अधिक संप्रत्यय या उद्दीपनों को श्रृंखलाबद्ध करके नियम निर्माण और उसका निष्कर्ष निकालना। यानी दो या दो से अधिक संप्रत्ययों का श्रृंखलाबद्ध करके नियम या निष्कर्ष निकालना। जैसे कि बच्चा कहेगा जब उसको भूख लगेगी कि भूख को खाने के लिए भोजन चाहिए, तो क्या कहेगा कि भूख को खाने के लिए भोजन चाहिए। अगर उसे भूख लगी होती तो वो ये कहता कि मुझे खाना चाहिए, खाना दो। भाई उसको भूख लगी है तो ये मांगता कि खाना दो, लेकिन वो दो या दो से अधिक संप्रत्ययों को श्रृंखलाबद्ध कर देता है, यानी कि भूख को खाने के लिए भोजन चाहिए। ठीक है, तो अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियां कौन कौन सी होती हैं कि श्रृंखलाबद्ध अनुक्रियाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना और निर्मित नियमों को प्रयोग में लाकर देखने का अभ्यास करना। ये 5 तरह के अधिगम संरचनाएं थी, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। समान निष्पादन वक्र, यानी कि अब हम लोग अधिगम का वक्र पढ़ेंगे। तो समान निष्पादन वक्र, इसमें क्या होता है कि एक रेखीय गत होती है जो समान तरीके से होती है, यानी कि इसको हम लोग रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं, रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं। अच्छा, जो प्रयास होता है, ये नीचे वाली लाइन प्रयास है और ये अधिगम का प्रतिशत है। तो प्रत्येक प्रयास, यानी कि जो छात्र होता है जितने भी प्रयास करता है, प्रत्येक प्रयास जो होता है उसमें सीखने की मात्रा जो होती है वो समान रहती है। देखिए सीधी रेखा गई, जितने उसने प्रयास किया और सीखने की मात्रा भी उसकी समान रही। इस तरह के वक्र को समान निष्पादन वक्र कहते हैं। अब वर्तमान निष्पादन की बात करें, वर्तमान निष्पादन की बात करें तो पहले जो गति होती है पहले धीमी होती है, फिर एकदम से ऊपर उठ जाती है। पहले जो गति होती है, प्रयास की जो पहली गति होती है वो धीमी होती है और फिर धीरे धीरे उसका प्रतिशत ऊपर की ओर उठता चला जाता है, यानी कि बाद में ये स्पीड पकड़ लेता है। ये होता है वर्तमान निष्पादन वक्र। और ह्रास निष्पादन वक्र, इसमें क्या होता है कि पहले तेज होता है और उसके बाद फिर धीमा हो जाता है, पहले तेज होता है फिर धीमा हो जाता है। यानी इसका निष्पादन जो होता है सीखने की अपेक्षा पहला प्रयास जो होता है उसमें सीखना उतना अच्छी तरीके से नहीं सीख पाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके उसका वक्र भी ऊपर उठता चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एस आकारीय वक्र। एस आकारीय वक्र, इसमें क्या होता है कि पहले तो धीमा होता है, फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है और फिर धीरे धीरे फिर स्पीड ऊपर की ओर उठती चली जाती है। यानी कि कोई नया पाठ, अगर बच्चा कोई नया पाठ दिया जाए याद करने को या सीखने को और उस पाठ से बच्चे पहले से परिचित ना हो, यानी पूर्व परिचित ना हो उस पाठ से, और वो समान रूप से कठिन लगने लगता है, तब वो एस आकारीय वक्र बनता है। तो अगर सीखने के सिद्धांत की बात करते हैं तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत आते हैं, पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, तो पुनर्बलन सिद्धांत में थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। ठीक है, यानी पुनर्बलन सिद्धांत में कौन कौन है? थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और स्किनर। और अपुनर्बलन सिद्धांत में वाटसन, गठरी, यानी इनको गुथरी भी कहते हैं, और एस्टस। ठीक है, क्लासिक संगणात्मक सिद्धांत की अगर बात करते हैं, क्लासिक संगणात्मक सिद्धांत, ठीक है, तो इसमें वर्डमर, कोहलर, कोफ्का, पियाजे और टॉलमैन। अब आप लोग क्लासिकी संगणात्मक सिद्धांत को क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत मत समझ लेना जो पावलोव ने दिया है। ठीक है, क्लासिकी संगणात्मक सिद्धांत ये एक धारणाएं हैं। ठीक है, तो वर्डमर, कोहलर, कोफ्का, पियाजे और टॉलमैन। अब आधुनिक संगणात्मक सिद्धांत की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से हैं? उसुबेल, ब्रूनर और बंडूरा और बेल्स।
ये आपका जो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग ऑफ लर्निंग का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। हालांकि हम लोग एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे जिसमें सारे टॉपिकों के सारे क्वेश्चंस होंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट बराबर लगाते रहिए, ठीक है। YouTube पर जो हाइट हवा मची है उससे थोड़ा बच के रहिए। KVS का जो पेडागोजी है 60 नंबर की, वो इतना कुछ नहीं जितना बताया जा रहा है आपको, क्योंकि सीटेड जो लोग पढ़ चुके हैं, सीटेड की तैयारी जो लोग कर चुके हैं, उनको बस उसी कॉन्सेप्ट को फिर से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट बराबर लगाते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।